कमाल की बात है ना माया जी। ऐसा एक होटल मेरे पास है जिसे मैं किसी भी लोक में लेकर जा सकता हूं, और इसकी वजह से मैं इतने सारे लोकों में इधर से उधर घूमता रहता हूं। लेकिन अब भी मुझे बस ऐसा लगता है जैसे मेरा ये सारा सफर किसी एक उद्देश्य के लिए था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक खालीपन है जो सारी दुनिया घूमने के साथ बढ़ता ही जाता है। अपने हाथों में उस अजीब सी वाइन का एक गिलास लिए हुए माया को अपने होटल के तमाम हिस्से दिखाते हुए ओबरॉय उसे बता रहा था। कुछ सोचते हुए वो आगे बोला, अच्छा तो क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं किस तरह का प्राणी हूं? मतलब ठीक है कि मैं इंसान जैसा दिखाई देता हूं, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं पृथ्वी लोक से नहीं। तो क्या आप कोई अंदाजा लगा सकती हो कि मैं कहां से हूं? माया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैं इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैंने आपकी तरह बहुत सारे लोग देखे नहीं, और दूसरा ये कि अगर आप इंसान जैसे दिख रहे हैं और यहां रहने वाले बाकी लोग भी इंसान जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंसान जैसा दिखना एक आम आदत है। आपके सारे मेहमानों में भी और सारे लोगों के लिए भी ये सब इंसानी रूप के अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं जाते और घूम फिर कर इंसान जैसा ही रूप रख लेते हैं। ओबरॉय भी जवाब में हंस दिया, हाँ ये तो कमाल की बात कही आपने। सच है कि पृथ्वी लोक के लोग समझते हैं कि इंसान जैसा रूप उन्हीं का होता है, लेकिन नागलोक में, शुष्क लोक में और बाकी सारे कितने ही लोकों में कितने सारे प्राणी या तो इंसान जैसे होते हैं या इंसान से मिलते जुलते ही होते हैं, और उसके बावजूद बहुत से प्राणी हैं जिनका असल रूप दिखने में अलग होता है, लेकिन वे रूप इंसान का ही बहाल कर लेते हैं। ये बात मेरे ध्यान में भी आती है कि मेरे मेहमानों में तो ये बहुत ही आम है। बहुतों का रूप ही आदम जात की तरह होता है, यानी इंसानों की तरह, और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को ये रूप बहुत पसंद है। मैं आपको एक खास राज की बात बताऊं तो, कहते हुए ओबरॉय थोड़ा सा करीब आया और उसने कोई राज कहने वाली मुद्रा अपनाकर माया के कान के पास आकर कहा, ये बात मैं सभी को नहीं बता सकता, लेकिन हमारे होटल में बहुत से प्राणी ऐसे भी आते हैं जिन्हें बहुत से दूसरे लोगों में जाने की मनाही है, यानी उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। लेकिन हमारे लिए तो वे मेहमान ही हैं, क्योंकि अगर हमारा होटल उनके स्थान के नियम कानून के अंतर्गत नहीं आता तो फिर हम अपने मेहमानों से बदतमीजी क्यों करें? ओह, ऐसा है क्या? माया चौंक गई। ओबरॉय ने उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो ऐसे समझ रही हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। ऐसा नहीं है, मैं तो बस व्यापारी हूं, और अगर मेरे पास ऐसे ग्राहक आते हैं जिनका अपना हिसाब किताब कुछ बहुत अच्छा ना हो, तो मैं उन्हें सिर्फ इस आधार पर तो मना नहीं कर सकता ना। चिंता मत कीजिए, हमने कोई आतंकवादियों को पनाह नहीं दे रखी है। बस कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने लोक में कुछ उल्टा सीधा करके हमारे पास आ जाते हैं। हम उनकी पूरी जांच करते हैं और उनका पूरा इतिहास निकालते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि वे हमारे दूसरे मेहमानों के लिए खतरनाक साबित नहीं होंगे। और अगर आपकी इस जांच के तरीके में कहीं कोई गलती हो जाए तो, और कोई ऐसा प्राणी यहां आ जाए जो सचमुच बहुत खतरनाक हो और उससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता हो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? माया ने पूछा। ओबरॉय ने अपनी वाइन का पूरा गिलास एक बार में ही खाली किया और उसे बड़ी सफाई से टेबल पर रखते हुए बोला, हमारी सुरक्षा के इंतजाम इतने तगड़े हैं कि शायद आपको भी इस बारे में अंदाजा नहीं है। इन सुरक्षा इंतजाम के आगे ब्रह्मांड की कोई शक्तिशाली ताकत भी नहीं आ सकती। इसलिए अगर कोई अपराधी बहुत खतरनाक होता भी है तो भी वो हमारे होटल में रहते हुए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने का सोच भी ले तो उससे पहले वो हमारी गिरफ्त में होगा, और इस मामले में हमसे कोई चूक नहीं होती। अच्छा है, ये जानकर खुशी हुई। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप इस तरह के अपराधियों को पनाह देने का काम करते हो, माया ने कहा।
आप तो मुझे गलत समझने का काम बंद ही नहीं कर रही। मैं अपराधियों को पनाह नहीं देता, मैं लोगों को रहने की जगह देता हूं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके देशों में अपराधी कहा जाता है, लेकिन अगर वे हमारी अपराध की परिभाषा पर नहीं उतरते हैं तो हमारे लिए विशेष मेहमान हो सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है। ओबरॉय ने अपनी बात रखी। तो फिर आप बताइए कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो आपकी अपराधों की परिभाषा में आते हैं? माया ने पूछा। ये तो आपने पकड़ लिया मुझे। अपराध एक बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि उसका संबंध होता है नियम से। अगर कोई सिस्टम हो जो एक नियम बनाता है, तो उस सिस्टम को मानने वाले सारे लोगों के लिए नियम को ना मानना अपराध हो जाता है। हम लोग यहां पर खड़े हैं और ये सारे मेरे कर्मचारी हैं। अब इन कर्मचारियों में से सभी के लिए अगर मैं ये नियम बना दूं, कुछ सोचकर वो रुका और एक कर्मचारी से बोला, सुनो, तुम इधर आओ। कहते हुए अपने कर्मचारी को अपनी तरफ बुलाया और कर्मचारी उसकी आवाज सुनते ही सीधा वहां चला गया। ओबरॉय, सुनो, मैं कौन हूं बताओ? वो आदमी बोला, आप मिस्टर ओबरॉय, होटल विशाखा के मालिक। ओबरॉय, और तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? उस आदमी ने जवाब दिया, होटल विशाखा का कर्मचारी होने के नाते आप मेरे मालिक हैं। ओबरॉय, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? उस कर्मचारी ने फिर जवाब दिया, जी, मेरा फर्ज बनता है आपकी बात मानना। ओबरॉय, और तुम्हारे लिए गलत क्या होगा? जी, आपकी बात ना मानना। ओबरॉय ने आगे कहा, तो तुम ये पीछे हरी पट्टी देख रहे हो जो छोटी सी जगह में बनी है, वहां एक पैर रखने की जगह है। अभी तुम्हें यहां से इस पूरे बगीचे के छोर तक उस पट्टी पर चलते हुए ही जाना है, और ऐसा करते हुए तुम्हें अपने हाथों में ये ट्रे लेनी है। अगर इस बीच में कहीं से भी कुछ छलका तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा। चलो, शुरू हो जाओ। और ओबरॉय का आदेश पाते ही वो व्यक्ति अपने हाथ में ट्रे लेकर सीधा उस रास्ते पर चल पड़ा। अब माया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सिर्फ उसे दिखाने के लिए ओबरॉय ने ये अजीब सी हरकत की थी जिसकी कोई तुक उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो बस देखती रही कि ये क्या चल रहा है। काफी दूर तक तो वो बड़ा संभल कर जा रहा था और बड़ी आसानी से उसने उस पट्टी पर कदम रखते हुए आगे जाने का काम जारी रखा। लेकिन नजरों से काफी दूर जाने के बाद माया ने देखा कि उसे उस पर चलने में कुछ अजीब सी समस्या हो रही है और उसके पैर डगमगा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, पर ओबरॉय मुस्कुराते हुए उसे बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। इसे क्या हो गया है? वहां जाकर इस तरह से लड़खड़ा क्यों रहा है? माया ने पूछा। उसकी भी कुछ खास वजह है, क्योंकि उस तरफ जाने वाले सारे लोगों को एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरना होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है। अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग असर करता है। शायद उसका सामना नहीं कर पा रहा वो। अरे, तो फिर आपने उसे वहां क्यों भेजा? ये तो उसके साथ गलत बात हो जाएगी। नहीं, मेरा इरादा वो नहीं है। मैं दिखा रहा हूं कि नियम कैसे बनते हैं। आप जिन नियमों कानूनों की बात कर रही हैं, उनको बनाने वाला कोई होता है। जैसे यहां पर मैं हूं, तो इस होटल के लिए नियम मैं बनाता हूं। अब मैंने ये नियम बनाया है कि इस बंदे को ऐसा करना है, और देखिए क्या होता है। और वो वहीं गिर गया। कमाल की बात यह थी कि उसके आसपास के सभी लोगों में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ खुद को उठाया और उसने पीछे मुड़कर ओबरॉय की ओर देखा। ओबरॉय ने मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा किया और वो वहां से चला गया। अब वापस माया की ओर देखकर ओबरॉय मुड़ा। माया के चेहरे पर नाराजगी और अविश्वास के भाव थे। ये तो आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। जी हां, मैंने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? अब वो इस होटल में रहने वाला और काम करने वाला एक अपराधी है। क्या मैं उसे काम से निकाल दूं? ओबरॉय ने माया से पूछा। क्या बात कर रहे हैं? आपने ही तो उसे इस मुश्किल स्थिति में डाला है।
और आप भी जानते थे कि वो वहां गिर जाएगा, तो फिर उसे काम से निकालने की बात कैसे हो सकती है? उसने तो आपकी बात का पूरा पालन करने की कोशिश की है। माया तेज आवाज में बोली। जी हां, बिल्कुल सही पकड़ा। मैं भी यही कहना चाहता हूं। लेकिन अगर वो पूरा काम करना एक नियम था, तो क्या आप ये नहीं कहेंगी कि ये बंदा अब एक अपराधी है? ओबरॉय ने माया से सवाल करा। माया ने जवाब दिया, मैं ये कहूंगी कि इस तरह का नियम ही अजीब है। आखिर ऐसा नियम क्यों होना चाहिए? ओबरॉय ने एक लंबी सांस ली और कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही मैं कह रहा हूं। जिस तरह से ये बंदा अब अपराधी है, उसके अपराधी होने के लिए मैं उसे अपने काम से इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि वो जिस नियम के सापेक्ष अपराधी है, वो एक बर्बाद और बेकार नियम है। ठीक यही बात कई बार हमारे मेहमानों पर भी लागू होती है। इनमें से बहुत से लोगों ने जो काम किए होते हैं, वो काम असल में किसी एक ऐसे नियम के सापेक्ष अपराध होते हैं, जो नियम ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ऐसे में अगर हम अपने मेहमानों से बदतमीजी सिर्फ इसलिए करें कि जहां से वे आए हैं वहां की सत्ता ने कोई अजीबोगरीब नियम उन पर लागू कर रखे हैं, तो ये हमारे मेहमानों के साथ बहुत गलत होगा। और यही वो काम है जो मैं नहीं होने देता। अब आप अगर इस नजर से देखें कि इस बंदे को काम से निकालकर मैं एक अपराधी को काम दे रहा हूं, तो आप समझ पाएंगी कि अपराधियों को होटल में रुकने देने से मेरा क्या मतलब था। ओह, अब माया की समझ में आया कि ओबरॉय ने ऐसा क्यों किया था। वो ओबरॉय के प्रति संदेहास्पद तो थी, लेकिन उसकी बुद्धि की कायल हो गई थी, क्योंकि एक पेचीदा बात को उसने जिस तरह उदाहरण से समझाया था, उससे ये तो साबित हो गया था कि ये एक बहुत समझदार आदमी था। हालांकि ये अच्छा आदमी था या बुरा, इस बारे में माया के दिमाग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया था। वो सनकी ज्यादा लगता था, लेकिन होटल में रहने की माया की इच्छा अब कम होने लगी थी और उसे लग रहा था कि इस होटल में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो ठीक महसूस नहीं कर रही। माया ने पूछा, अच्छा मिस्टर ओबरॉय, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आपने सिर्फ मुझे ये समझाया कि कई बार लोग अपराधी होते ही नहीं, बल्कि उनकी सत्ता के नियम गलत होते हैं। इससे ये बात नहीं पता चलती कि आप जिनको अपराधी मान रहे हैं, उनका काम वास्तव में अच्छे इरादे से है या बुरे इरादे से। ओबरॉय ने माया को समझाया, आप समझकर भी नहीं समझ रही माया जी। अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अक्सर इसका निर्धारण सिर्फ इस आधार पर होता है कि देखने वाला किस तरफ है। माया ने कहा, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ओबरॉय बोला, क्योंकि आप हमारी खास मेहमान हैं। माया ने कहा, इतना सब कुछ बताने के बाद अब आपको ये भी बताना चाहिए कि मुझे इस तरह का खास मेहमान आपने क्यों मान रखा है, और आप मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर क्या चाहता था ओबरॉय माया से? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।